कि आप ऑनलाइन मकान उसी तरीके से खरीद सकते हैं जैसे आप कोई और सामान ऑनलाइन आज की तारीख में खरीदते हैं। बाकी चीजें तो ठीक है, आपने तो शो फ्लैट भी हटा दिया, सेल्समैन भी हटा दिया, आपने रखी सिर्फ एक वेबसाइट। हर रूम का डिमेंशन क्या होगा, रूम के अंदर से व्यू कैसे दिखेगी, बिल्डिंग कैसी दिखेगी, आजू बाजू का व्यू क्या दिखेगा, नेबर कौन है, होम लोन कहाँ से आएगा, सारी चीजें प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दी। एसेंशियल पार्ट है रियल एस्टेट का, जहां आपको टच एंड फील तो बहुत जरूरी है। सिर्फ एक वेबसाइट पर अपना नाम दर्ज करके अगर मकान खरीदना चाह रहे हो तो वो चीज इसलिए है कि कन्विक्शन आ गया है। जब मैं एक सेल्समैन से बात करता हूं तो बहुत सारी बातें करता हूं, उसके जवाब मुझे कहां से मिलेंगे? हमारा एआई बॉट क्रिएट किया, उसका नाम है प्रिया। प्रिया ने करीबन 30,000 कस्टमर कॉन्वर्सेशंस किए हैं पिछले 1 महीने में। ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, ढेर सारे ऐप्स हैं रियल एस्टेट के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कुछ तो दशक पुराने हैं। वहां और इनकी अप्रोच में क्या अंतर है? इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, क्या ऑप्शंस हैं सिर्फ वही दिखाते हैं और वहां जाके उनका रोल रुक जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग में करता हूँ, गलत खरीद भी लिया, वापस हो जाएगा, मेरा पैसा सुरक्षित है। मकान में आप ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं? पोजीशन लेने के 12 महीने बाद में आपने ऐसा कहा कि मुझे मेरा घर कंटिन्यू नहीं करना है, तो हम नो क्वेश्चन आस्क्ड आपके घर को कॉस्ट पे बाय बैक करें। लेकिन क्या ये चीज बैकफायर भी कर सकती है? अपनी तरफ से उन्होंने हर वो चीज कर दी जो उस रिस्क को मिटिगेट करती है। जमीन है और ऊपर से मुंबई में, उस पर अफोर्डेबल हाउसिंग, वो कैसे मैनेज हो रहा है? कि हम कभी भी जमीन इसमें खरीदेंगे नहीं, जमीन उनकी है, डेवलपमेंट और बाकी सब हमारा है। क्या ये ग्रोथ हाउसिंग अब मुंबई के बाहर भी निकलेगी? और 2-3 शुरू करेंगे, उसके बाद बम्बई के बाहर बढ़ने के बारे में सोचेंगे। हेलो, वेलकम एंड नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द रियल एसेट शो ऑन CNBC आवाज, पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका इस शो में। और एपिसोड दर एपिसोड, हफ्ते दर हफ्ते हम आपसे कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमारा कहना होता है कि अमूमन हम रोज़मर्रा के रियल एस्टेट शोज़ में नहीं करते हैं। मसलन आपके सवाल ले लिए, आपको जवाब दे दिया, यहाँ खरीदिए, वहाँ बेचिए, अभी मत बेचिए, अभी मत खरीदिए, दुकान, मकान, प्लॉट एक्सेट्रा। लेकिन द रियल एस्टेट शो में थोड़ी सी आगे की बात होती है, रियल एस्टेट के लिए बातें होती हैं और थोड़ा आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश होती है कि ये कुछ नया हो रहा है रियल एस्टेट के अंदर। तो वैसा ही एक एपिसोड आज भी आपके लिए होगा। बताते तो आप हैं ही हमें कमेंट्स करके सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये शो हाइब्रिड है। आप टीवी पे भी देखते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते हैं, तो जहां आपको सहूलियत लगे वहां देखिए। हाँ, सोशल मीडिया के कमेंट हमारे पास थोड़ा जल्दी आ जाते हैं बनिस्बत आप कोई मेल लिखें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करें। खैर, मर्जी आपकी, जहां भी देखें, जैसे भी देखें, ज़रूर देखिए, ज़रूर समझिए, क्योंकि ये शो आप ही के लिए खास तौर पर डिज़ाइंड है। और आज जिस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं उसमें कई चीज़ें शामिल हैं। मसलन अफोर्डेबल हाउसिंग, हाँ, उसमें एक चीज़ हो सकती है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि भाई बजट वाला घर हो तो सबको अच्छा लगता है और हर किसी के लिए अफोर्डेबल की अपनी एक डेफिनेशन है। आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, किसी और के लिए अलग। और दूसरी बात, ऑनलाइन शॉपिंग। वैसे भी ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, आपने भर भर के ऑनलाइन शॉपिंग की है, जीएसटी का एक बड़ा एडवांटेज मिला है, इनकम टैक्स की भी राहत अब तक तो जेब में पहुंच के वो जमा पूंजी बन गई जहां आप फेस्टिव सीजन में खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर यही सब कुछ रियल एस्टेट में हो तो कैसा? आप कहेंगे कि हाँ, वो भी काफ़ी हद तक देखा सुना है, बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ ऑनलाइन आप जाके घर देख सकते हैं, बुकिंग भी हो जाती है, किराए पे भी मिल जाते हैं, खरीद भी सकते हैं, ये वो। लेकिन ये थोड़ा अलग हम बात कर रहे हैं और ये इनिशिएटिव लिया है एक ऐसे डेवलपर ने जिन्हें आपने पहले भी देखा है, वो ऑनलाइन चीज़ें सेल कर रहे थे लगभग उसी तरह से जैसे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी और प्लेटफॉर्म पर खरीदते हैं, आजियो एक्सेट्रा। लेकिन अब तक प्लॉट्स थे, अब वहाँ मकान है। शायद आप समझ गए, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा की। और आज इस पर्टिकुलर चीज़ में उनका क्या योगदान बन रहा है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि प्लॉट तो हमने बेचे, लोगों ने खरीदे, लेकिन क्या मकान भी ऐसे बिक सकते हैं? क्या आप ऑनलाइन मकान उसी तरीके से खरीद सकते हैं जैसे आप कोई और सामान ऑनलाइन आज की तारीख में खरीदते हैं, उसी कंफर्ट के साथ? तो उन्होंने मुंबई में नए गांव एक जगह है जहां पर एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ग्रोथ हाउसिंग उसका नाम दिया, और फिर आगे कहानी बनी है। वो कहानी अब मैं आपको सुनाऊं उससे बेहतर है कि हम खुद उनसे सुने। तो बहुत बहुत स्वागत आपका इस शो में। और आज ये पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद अभिनंदन लोढ़ा साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है HOAVL एंड हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ में है गुलाम जिया साहब, परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी सीनियर ED नाइट फ्रैंक इंडिया। सर, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। तो आप दोनों महानुभाव, आज बड़ा अच्छा दिन की बहुत शानदार बातचीत होगी, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। तो सर,
आपके इस प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। बड़ा चर्चा रहा, काफ़ी हमने न्यूज़पेपर में एड्स देखे और बातें भी हुई इसकी चारों तरफ कि अब रियल एस्टेट को आप सीधे ऑनलाइन खरीदेंगे। जब भी अगर मैं ग्राहक बन जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मैं घर खरीदने जाऊं तो एक बार मुझे देखने को तो मिले। लेकिन आपने तो शो फ्लैट भी हटा दिया, आपने सेल्समैन भी हटा दिया, आपने रखी सिर्फ एक वेबसाइट। तो मैंने ये फ़ोन, ये पेन और भी कई चीज़ें तो खरीदी हैं ऑनलाइन। क्या मैं घर खरीद सकता हूँ? मुझे थोड़ा डाउट आता है अंदर से। मुझे लगता है मुझे जाके एक बार तो देखना चाहिए कि जो मैं खरीदूंगा वो दिखेगा कैसा, कितना बड़ा होगा। तो क्यों आपको लगा कि ये चीज़ भी वैसी हो सकती है? विपिन जी, जो रियल एस्टेट का सेल्स का प्रोसेस है वो अब अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग होता चला जा रहा है। और हमारा मानना ऐसा था कि जो नायगांव में ख़रीदेगा वो 25 से 35 साल के बीच की उम्र का फर्स्ट टाइम होम बायर आएगा, जिसके पास समय की कमी है और जो पारदर्शिता में बिलीव करता है। इस सोच के साथ में हमने ये एक्सपेरिमेंट जब शुरू किया तो हमारा मानना था कि अफोर्डेबल हाउसिंग में सारा डेटा बताता है, गुलाम जी की फर्म ने भी ऐसा डेटा पब्लिश किया है कि सारे लॉन्चेस जो हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग में धीरे धीरे गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये सेगमेंट शायद लोगों के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है जितना पहले था। तो हमने उसके ऊपर हमारी जब रिसर्च करी तो हमें समझ में आया कि 20 से 25% कॉस्ट ऐसे हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में क्रिएट कर हो गए हैं, जो निकाले जा सकते हैं। ओके। सैम्पल फ्लैट, साइट ऑफिस, कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे होना, लंबे लंबे पीरियड तक सेल्स टीम का प्रेजेंस, डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा पैसा देना और कभी कभी कस्टमर्स को सब्सिडीज देना क्योंकि आपकी सेल नहीं हो रही है। ये सब कॉस्टिंग कितनी पड़ जाती है? ये करीबन 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। इतना? क्योंकि उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट ये रहता है कि करीबन सैम्पल फ्लैट, साइट ऑफिस का एक बड़ा कंपोनेंट रहता है और दूसरा बड़ा परसेंटेज रहता है कि जो बिल्डिंग धीरे धीरे बनती है और यदि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट पार्ट पार्ट में हो, समय से नहीं हो, या सारी बिल्डिंगों का काम साथ में शुरू नहीं हो और धीरे धीरे करना पड़े, तो उसमें करीबन 10 से 12% का कॉस्ट एस्केलेशन आ जाता है। ओके। तो एक चीज़ में ही 10 से 12% और बाकी सब मिला के करीबन 8 से 12% दूसरे रहते हैं। तो हमारा मानना ये था कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, ये सारे कॉस्ट हटा दें और डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाकर देखें कि क्या कंज्यूमर ने जैसे हमको हमारे लैंड बिजनेस में सपोर्ट किया वैसे यहाँ भी सपोर्ट करेगा। और सबसे पहले उसमें ज़रूरी था कि हम पूरी पारदर्शिता लेके आएँ। तो जो आप, यदि आपको समय मिले तो आपके मोबाइल फ़ोन पे हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और जो आपने कहा, हर रूम का डिमेंशन क्या होगा, रूम के अंदर से व्यू कैसे दिखेगी, बिल्डिंग कैसी दिखेगी, बिल्डिंग के आजू बाजू का व्यू क्या दिखेगा, और परचेज़ करने के बाद में आपके फ्लोर का नेबर कौन है, उसने क्या रेट में परचेज़ किया है, आपका होम लोन कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दी और उसको हम लोगों ने हमारे को बहुत उसमें साथ दिया और करीबन हमारे 1500 फ्लैट थे, उसमें 8800 लोगों ने अप्लाई किया खरीदने के लिए। ओके, चलिए, तो ये तो एक अच्छा फिगर है जो आप कह रहे हैं। तो 5 या 6 गुना आपको एप्लीकेशन ज़्यादा मिली। तो मुझे 3 कंपोनेंट इसमें समझ में आए। एक तो मकानों का ऑनलाइन सेल्स, नंबर 2 आप कह रहे हैं आपने इफिशिएंसी क्रिएट की और करीब 30% तक कॉस्ट बचा दी, 20 से 25%। हाँ, और थर्डली आप कह रहे हैं कि आपने एक नई जनरेशन को टारगेट किया। अब एक एक करके इन पे बात करते हैं। गुलाम साहब, आपने पूरी बातचीत सुनी। अगेन मैं उसी सवाल के साथ आऊँगा। मैं अपने आप को एक कंज्यूमर ही मान रहा हूँ कि मुझे घर खरीदना होता तो सर ने जितनी बातें बताई वो सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक थोड़ी सी इच्छा आती कि मान लीजिए कि आई थिंक एक कन्फिग्रेशन 300-350 स्क्वायर फीट का, वहाँ से शुरुआत होती है। हाँ, तो एक 350 स्क्वायर फीट का एक घर मुझे खरीदना है जो कि एसेंशियल एक 1 BHK होगा। अब वो कितना बड़ा बेडरूम होगा, कितना बड़ा बाथरूम होगा, किचन की सेटिंग कैसी होगी, अगर वो मुझे एक बार देखने को मिल जाती तो शायद मुझे बेहतर समझ में आता। हालांकि अभिनंदन जी कह रहे हैं कि हमने उसके लिए अपनी वेबसाइट पर इतनी चीज़ें डाली हैं, इतने वीडियोस डाले हैं, इतना अच्छी तरीके से उसे तैयार किया है कि आपको शायद ज़रूरत ही ना पड़े। हो सकता है पहले हमारे साथ रियल एस्टेट ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत लोग घबराते थे, अरे मैं कैसे एक 10 रुपये की भी चीज़ ऑनलाइन खरीद लूँ, गलत आ जाएगी, नकली आ जाएगी, वापस कैसे होगी। लेकिन धीरे धीरे अब हम लाखों रुपए का सामान बड़ी आसानी से ऑनलाइन खरीदते हैं। तो क्या ये इनिशियल हिच है जो मुझे एज ए कंज्यूमर फील हो रही है, या फिर एसेंशियल पार्ट है रियल एस्टेट का जहां आपको टच एंड फील तो बहुत ज़रूरी है, उसे आप बाहर नहीं कर सकते? विपिन जी, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह मुझे याद करने का। ये ऐसे मौक़े हैं जो हमें कमी नसीब होते हैं इस तरह से ओपन डिस्कशन जैसे सब्जेक्ट पर, और आज अभिनंदन जी स्वयं यहाँ बैठे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है जिस पर हम बात करेंगे, ये आई एम श्योर आज हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन होगा।
मैं शुरुआत वहाँ से थोड़ा और एक कदम पीछे हट के मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ पर अभिनंदन जी जिक्र कर रहे थे अफोर्डेबल हाउसिंग एज अ सब्जेक्ट का। और इस चीज़ का चूँकि डायरेक्ट ताल्लुक़ है कि जहाँ अभिनंदन जी सीन पर आते हैं मूवी में, जहाँ इनकी एंट्री होती है, उसका बैकड्रॉप थोड़ा एक चंद लम्हों के लिए मैं समझाना चाहूँगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत ही फ्लीटिंगली हम अभिनंदन जी ने भी जिक्र किया कि आज अफोर्डेबल हाउसिंग का तकरीबन स्टॉक ख़त्म हो चला है। पिछले कुछ वक्तों में हमने देखा है कि जितने सेल्स हो रहे हैं उसके मुकाबले में जो न्यू लॉन्चेस हैं वो कई दर्जा कम है। आज से अफोर्डेबल, जब हम कोविड के पहले का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर 2/3 मकान सारे नामचीन डेवलपर्स, नामी ग्रामी डेवलपर्स के भी 2/3 मकान अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में बिका करते थे। वो श्रिंक होके आज 20 से 25% रह गया, 1/4 रह गया। तो ये आप समझें कि पहली चीज़ अफोर्डेबल हाउसिंग कि वो लोग जिनके पास बजट की कहीं ना कहीं कोई लिमिट है, जो मकान तो वो भी चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी वो भी गुजारना चाहते हैं, अपने सरों पर एक छत का ख्वाब वो भी देखते हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों के दरमियान ये जो सारी डेवलपर लॉबी है इसने लग्जरी अपार्टमेंट पर, हाई एंड पर इतना फोकस किया है कि जिसकी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत पीछे रह गया। अब ये जो कैटेगरी है, आज उस कैटेगरी को केटर करने के लिए कोई नोन डेवलपर, कोई जाने माने नाम आज मार्केट में नहीं है। या आप मान ले कोई ऐसा जानकार नाम नहीं है जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, जिन पर आप ये कह सकते हो कि फ़लाँ शख्स ने अगर मकान बनाया है तो मुझे वो खुशी है कि मुझे वो मकान आज से 3 से 4 साल बाद मेरे हाथ लगेगा। अब इस माहौल में एंट्री हो रही है अभिनंदन जी की, और ये जो सामान अब आप चाहे उसे वो क्या स्ट्रेटजी लेके आते हैं, लेकिन उनकी इस सीन पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है इस तरफ कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग पर दोबारा लोगों का ध्यान बनना शुरू होगा। और जिस कामयाबी का जिक्र अभिनंदन जी कर रहे हैं कि 1500 मकानों के सामने 8-9 हज़ार इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो आप ये समझें कि ये तो डिमांड है, इसे कोई केटर नहीं कर रहा। अब इसमें जो अभिनंदन जी का वंस अगेन फोकस रहा है, वैल्यू इंजीनियरिंग कहते हैं हम इसे, कि ऐसी वो सारे कॉस्ट जिनको हम दरकिनार कर सकते हैं उन्हें हटा के जो ख़रीदार है उसको जो चाहिए उसी तरह का फ्लैट अफोर्डेबल दामों में मुहैया किया जाए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब यहाँ पर तो सर ने बात की है कि मार्केटिंग कॉस्ट को कम किया जाए, सेल्स और इवन टेक्निकल कॉस्ट को कम किया जाए, वक्त कम लगा तो जाहिर सी बात है आपका वैल्यू ऑफ मनी भी काफ़ी सेविंग होती है। तो ख़रीदार को तो उससे मतलब है ना कि मकान कैसे मिल रहा है, राइट। उसके पीछे जो सारा कार्य है जिसका अगर आप खूबसूरती से जायज़ा लें और उसको हर वो चीज़ जो आप एलिमिनेट कर सकते हो उसे हटाते चले जाएं, तो ऑटोमेटिकली डेवलपर के लिए भी मार्जिन्स बढ़ते हैं। क्या रीज़न क्या है कि आज डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं करना चाह रहे हैं? कि मार्जिन की तंगी लग रही है। लेकिन अगर ये करके 10 से 15% आपके मार्जिन अभिनंदन जी ने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि ये बचाया जा सकता है, तो ये एक तरह से एक सबक है उन लोगों के लिए जो पिछले चंद सालों में अफोर्डेबल हाउसिंग का मैदान छोड़ भागे। अब ये है लोगों को दोबारा, हम पिछला जिक्र जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग का कर रहे थे तब भी हमने इस बात की बड़ी चर्चा की थी, और उस समय कोई और डेवलपर यहाँ बैठे हुए थे और उनका भी यही कहना था कि अफोर्डेबल हाउसिंग में मेरे लिए मार्जिन नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं। तो आज हमें पहली चीज़ तो दिखाई दे रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में भी मार्जिन है। अब इसके बाद आते हैं साधन या जो हम व्हीकल जिसे कहते हैं, जो इन्होंने यूज़ की है वो है टेक्नोलॉजी। ना टेक्नोलॉजी आज भारत में जिस प्रकार से स्प्रेड हुई है, आज से कुछ शायद 6-7 साल पहले जब यूपीआई का आगमन हुआ था, उस समय हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए। और अगर वही चीज़ आज रियल एस्टेट में भी आ रही है तो अगर आज का दिन एक रियल एस्टेट की तारीख में मैं एक सुनहरे दिन की तरह से दर्ज करना चाहूँगा कि आज अभिनंदन लोधा जी पहले तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और दूसरी बात अब टेक्नोलॉजी को भी सामने लाया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं और आगे चल के कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती चली जाएंगी। और यहाँ पर आप बात आती है कि रियल एस्टेट का ख़रीदने का सबसे बड़ा जो एक कंफर्ट कह लें या लैक ऑफ इट कह लें, वो ये है कि कन्विक्शन।
मैं जब तक ज़ाती तौर पर उस मकान को या उस प्रॉपर्टी को देख ना लूँ तब तक मुझे वो एक कंफर्ट नहीं मिलता, मुझे वो अंदर से वो ड्राइव या कन्विक्शन नहीं आता कि अब मुझे इसे ख़रीदना है, साइन द डॉटेड लाइन। या फिर यूं हो कि अगर मैं अपने किसी भाई या किसी रिश्तेदार को भेजूं कि भाई आप देख लें, मैं बैठा हुआ हूं दुबई में या सिंगापुर में, कहीं आप जाकर देखाएं और मुझे बताएं कि क्या ये मकान ख़रीदने लायक है या नहीं। ये क्या है? ये एक कन्विक्शन है खुद पर या अपने किसी रिश्तेदार पर। अब यहाँ पर आता है दूसरा, एक ब्रांड आ गया, एक अच्छा बेहतरीन डेवलपर सामने आ रहा है जिसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश किया है, जिन पर कई लोगों का विश्वास है और उस कारण ये जो विश्वास, ये जो कन्विक्शन है वो फैलता चला गया। तो आज जिस चीज़ पर पिछले शायद 6 साल से अभिनंदन जी काम कर रहे हैं, आज उनको उस चीज़ का फल मिल रहा है। जो आज से 7 साल पहले उन्होंने जो बीज बोया था, आज वो पेड़ मुकम्मल है। आज लोगों को कन्विक्शन है, यकीन है कि अगर अभिनंदन जी लोढ़ा कह रहे हैं कि आपको आज से 3 से 4 साल बाद मकान की चाबियां आपके हाथ होंगी, तो यकीन इस बात को दर्शाता है कि आज चाहे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिर्फ एक वेबसाइट पर अपना नाम दर्ज करके अगर मकान ख़रीदना चाह रहे हो, तो वो चीज़ इसलिए है कि कन्विक्शन आ गया है। तो ये जो हालात बदलते हुए दिख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशारा है इस तरफ कि अब रियल एस्टेट को एक बिजनेस को एग्जीक्यूट करने का तरीका अब बदलता हुआ दिख रहा है और इसका सेहरा मैं अभिनंदन जी के सर बांधना चाहूँगा। क्या बात है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं कहूं कि बस कार्यक्रम समाप्त, आपने पूरा उसको इतिश्री कर दिया एक ही बार में। नहीं ठीक है, खैर अच्छी बात है। तो जैसा मैंने जिक्र किया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने अफोर्डेबल हाउसिंग पर ज़्यादा तवज्जो दी अपने जवाब में, फिर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और आई थिंक अभिनंदन ने एक चीज़ जो कही वो मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं उस उम्र से गुजर चुका हूँ। आपने कहा कि आपके मेजॉरिटी ऑफ बायर्स 24 से 25 से 35 साल की उम्र 25 से 35, तो आई थिंक शायद आपने एक सही जगह हाथ रखा है क्योंकि वो एक ऐसी क्लास है या ऐसा ग्रुप है जहां पर समय ऑफ कोर्स उनके पास कम है, उनको डिजिटली चीज़ें करने की बड़ी आदत है या वो उस सिस्टम को, इकोसिस्टम को समझते हैं और उसको अपनाना भी चाहते हैं। तो ये शायद सोच होती है जहां किसी एक व्यक्ति को मुझे लग रहा है कि मैं जाके देखूं और उसे लग रहा है नहीं ठीक है दैट्स फाइन, एक वीडियो मैंने देखा या जो प्रोडक्ट मैंने देखा उसके लिए मैं फाइन हूं। अब मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि मैं एक बायर हूं, मैं आपकी वेबसाइट पे गया, तो जो भी मेरे सवाल हैं कि भाई कौन सा घर, कैसा घर, क्या लोकेशन, दिखेगा कैसा, फाइनली अगर मुझे, जब मैं एक सेल्समैन से बात करता हूं तो बहुत सारी बातें करता हूं, उसके जवाब मुझे कहां से मिलेंगे और फाइनली मेरी डील आगे कैसे बढ़ेगी, ये आप मुझे बताइए। विपिन, जैसे उसके 3 भाग हैं। पहला भाग यह है कि जितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जानकारी आपको चाहिए, वो सारी हमारी सोच के हिसाब से हमने पहले ही हमारे वेबसाइट पे डाल दी है। कैसे? तो आपका वॉक थ्रू बन गया है 1 बेडरूम का, 2 बेडरूम का, मतलब वीडियो है वहाँ पर? वीडियो भी है, वॉक थ्रू भी है। वॉक थ्रू भी है, तो आप जैसा आपने कहा कि भाई मेरे फ्लैट के रूम का डिमेंशन क्या है, मेरा पैसेज कितना बड़ा है, मेरा बाथरूम मेरे किचन से कितना दूर है, वास्तु से मैच करता है कि नहीं करता है, मेरे दरवाजे से लेके लिफ्ट तक चलने में मुझे कितना समय लगेगा, मेरे लिफ्ट की स्पीड क्या रहेगी, ये सब वॉक थ्रू और वीडियो के थ्रू हम पहले ही हमारे प्लेटफॉर्म पे डाल चुके हैं। तो जो हमारा समझ था, जो हमारा रियल एस्टेट का हमारा तजुर्बा है, उसमें जो हमने समझा कि ये एक कुछ सवाल रहते हैं जो कस्टमर को जानने ही जानने रहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी तय किया था कि हम इसमें कोई भी सेल्स पर्सन नहीं रखेंगे। तो हमने हमारा AI बॉट क्रिएट किया, उसका नाम है प्रिया। और प्रिया ने करीबन 30,000 कस्टमर कॉन्वर्सेशंस किए हैं पिछले 1 महीने में। तो 30,000 परिवारों से उसने बातचीत करी है। और AI का बेनिफिट ये होता है कि हर कॉन्वर्सेशन में जो सवाल उसको नहीं पता है, वो जब हमें सिस्टम को पता चलते हैं, उसके जवाब वापस फीडबैक किए जाते हैं। और ये करते 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 लास्ट के जो 15,000 कस्टमर हैं, उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जो पहले 5,000 कस्टमर हैं, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला, जबकि मैं कहूँगा कि उनको ख़राब एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि जो उनके सवाल थे वो यदि कोई भी साधारण सवाल से हटकर था तो उसका जवाब तैयार नहीं था। और अब 30,000 लोगों से बातचीत करने के बाद में अब शायद ही ऐसा कोई सवाल है जो प्रिया उसका जवाब नहीं दे सकती है। तो अब आपने पहले वीडियो देख लिया, फिर आपने सेल्स मैन की जगह प्रिया से बात कर ली, उसके बाद में आपको आपका एलोकेशन डेट मिल गया कि इस दिन पे आके आपको आपका फ्लैट देखना है। आपने अपनी चॉइसेस दे दी कि भाई मेरा नाम अभिनंदन लोढ़ा है, मेरी इच्छा है कि मैं 1 माले से 7 माले के बीच का 1 बेडरूम मुझे मिलना चाहिए। आपने कहा आके देखना है, तो मतलब फिर कहीं दिखाने का प्रोविजन है?
सब कुछ वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट पे, ओके। सब कुछ वेबसाइट पे। तो जिस दिन अलॉटमेंट का दिन था, पहला दिन 28 तारीख को था, दूसरा दिन दशहरे के दिन था और आखिरी दिन रविवार को होगा। तो आप जो लिस्ट में आपका नाम है, क्योंकि सबको अलोकेशन नहीं दे पाएंगे हम, तो जो पहले दिन करीबन 1400 कस्टमर्स का नाम था, उन 1400 कस्टमर को चला गया कि आपको भी आना है। वो वेबसाइट पे आए, उन्होंने अपना यूनिट देखा और उस यूनिट में वो भी पारदर्शिता थी कि मैं हूँ, गुलाम जी हैं, आप हैं, हम तीनों ने एक यूनिट लिया है, हम तीनों को एक साथ में यूनिट दिख रहा है और गुलाम जी को दिख रहा है कि विपिन और अभिनंदन, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, वो भी इस यूनिट को देख रहे हैं। ओके। जैसे ताकि समझ में आ जाए कि भाई सपोज अभी आपने डिसीजन नहीं लिया और किसी ने वो डिसीजन ले लिया, तो आपका यूनिट चला जाएगा और आप क्यू में पीछे चले जाएंगे। ओके। और आप फिर वेबसाइट पे आ गए, आपने अपना यूनिट सिलेक्ट कर लिया। यूनिट सिलेक्ट करके आपको कंफर्मेशन फीस भरनी है, कंफर्मेशन फीस आपने भर दी। उसके बाद में आपको वापस एक प्लेटफॉर्म से लिंक आया, अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए, आपका होम लोन सैंक्शन हो जाएगा। और होम लोन सैंक्शन होने के बाद में अब स्टैंपिंग, रजिस्ट्रेशन और बाकी कार्यवाही कर सकते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ विपिन जी फिजिकली करने की तरीका है ही नहीं। जो करना है ऑनलाइन ही करना है। और उसके कारण ये भी हुआ कि करीबन 1500 कस्टमर के आसपास जो पहले दिन आए, उनमें से 400 लोगों ने बोल दिया हमको ये तरीका नहीं जम रहा है। ओके। और हम इसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। और वो उसमें से विड्रॉ हो गए। और 1023 लोगों ने बोला कि हमको ये तरीका जम रहा है, हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। और बाकी कस्टमर्स ने कहा भाई हमको जो फ्लैट चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है, आप हमको वेट लिस्ट में डाल दीजिए, यदि कभी हमारे चॉइस का फ्लैट मिला तब हमको रीच बैक करिएगा। ओके। अच्छा, इसमें एक सवाल और है मेरे मन में कि चलिए ये तो आपने दिखा दिया, आपकी इस कस्टमर प्रोफाइल में कितने लोग हैं जो उसी इलाके के हैं? क्योंकि आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे नए गांव में कोई फ्लैट खरीदना है, तो मुझे लगेगा कि मैं एक बार नए गांव ट्रैवल करूँ, देखूँ यहाँ से कितना दूर है, वो इलाका कैसा है, उसके आसपास की चीज़ें कैसी हैं, वहाँ का सोशल फैब्रिक कैसा है। तो ये कौन लोग थे? क्या वहीं के रहने वाले लोग थे? देखिए, करीबन दूर से लोग आए थे? किसने खरीदे? 70% लोग ऐसे हैं जो कांदीवली से लेकर नालासोपारा के बीच में या तो रहते हैं या काम करते हैं। ओके। यानी कभी ना कभी उनको मोटा मोटा आइडिया है कि नए गांव कहाँ है और कैसा है। नए गांव कहाँ है, कैसा है, उनको ये भी पता है कि ये साइट कहाँ है, कैसे, क्योंकि ये साइट स्टेशन को लगकर है। ओके। तो ऐसे कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए शायद लिया हो। हमने किसी को भी 2 यूनिट के ऊपर दिया नहीं है। ओके। हमारा चाहना ये, हमारी सोच अफोर्डेबल हाउस, जैसे गुलाम जी ने जो कहा, सोच ही ये थी कि एंड यूज़र को इन्वेंट्री मिलनी चाहिए। तो 70% लोग हैं जो कांदीवली से लेकर नालासोपारा के बीच में रहते हैं या वहाँ पर काम करते हैं। 30% लोग ऐसे हैं जो NRI भी हैं, साउथ बॉम्बे में भी रहते हैं, बांद्रा में भी रहते हैं, मगर ज़्यादातर लोग इस रेंज में यहाँ रहते हैं और इसको यूज़ करने के लिए ले रहे हैं। राइट। हाँ, वो मैं उस पर भी आता, ये सवाल मेरे मन में है और आपसे विस्तार से पूछूंगा कि कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि कोई एंड यूजर है कि कोई इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर में बुराई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से 1 आध महीने पहले एक बात कही कि जो ट्रेडर है रियल स्टेट में, इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर द रियल स्टेट। तो उस चीज से कैसे बचेंगे? गुलाम साहब, अभी इसमें सवाल ये है कि जो अभिनंदन जी कर रहे हैं और ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, ढेर सारे ऐप्स हैं रियल स्टेट के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कुछ तो दशक पुराने हैं, वहां और इनकी अप्रोच में क्या अंतर है? क्योंकि वहां तो मुझे कुछ कभी फ्रूटफुल दिखता नहीं है। व्हाट इज ही डूइंग जो इनको इतने सारे, इनको 1600 फ्लैट बेचने थे लेकिन 8000 से ज्यादा इनके पास आवेदन आ गए और लोग खरीद भी रहे हैं। ये जो सवाल आप जिस मोड़ पर ले आए हैं उसमें शायद कुछ लोगों को तकलीफ होगी सुनकर। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनकी शुरुआत भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हुई थी, जहाँ पर इन्हें लगा था कि ये एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पर ही करेंगे। लेकिन ये आज, ये पिछले 15 से 20 साल में ये तो तय हो गया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पर आप सिर्फ सर्च एंड डिस्कवरी करते हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ अंदाज़ा होता है कि मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है। और वो भी अपने आप में काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि जब भी मैं, और ये मसला ऑनलाइन ओवरऑल हम सब जानते हैं कि अगर मैं चश्मा लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो लोग मुझे जूते का भी ऐड दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन बरकरार है, उसको अभी तक एलिमिनेट नहीं किया जा सका, बल्कि और बढ़ता चला जा रहा है। कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं नायगांव में मकान देखना चाहता हूं, अगर मैं नायगांव डालूं तो तुरंत 15-20 आसपास के लोकेशंस की भी लिस्टिंग मेरे कंप्यूटर पर या मेरे फ़ोन पर आना शुरू हो जाती है। और ना केवल लिस्टिंग, बल्कि इवन इंडिविजुअल्स, कई सारे फ़ोन कॉल आना शुरू हो जाते हैं। और अपने आप को बिल्कुल जैसे आप धूप में नंगे सर खड़े हो जाओ ऐसा पाते हो कि हर तरफ से आप पर एक तरह से अटैक होता है। बिल्कुल।
बिल्कुल। वो चीज़ बहुत ही अनकंफर्टेबल है। और इस चीज़ को, जहाँ तक छोटी मोटी चीज़ों का ट्रेड आप कर रहे हो वो तो फिर भी ठीक है। अगर आपने कपड़े ख़रीदने हैं या इलेक्ट्रॉनिक कुछ फ़ोन वगैरह ख़रीदना है, वो फिर भी एक हद तक सीमित है। उसका सारा जो कन्फ्यूजन या स्ट्रेस है वो लिमिटेड है। लेकिन मकान जो आप ज़िंदगी में बहुत हद तक एक बार खरीदने जा रहे हो, शायद 2 बार खरीदोगे। और ख़ास तौर से जिस कैटेगरी का हम इस समय जिक्र कर रहे हैं, जो बॉटम ऑफ पिरामिड या अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये लोग तो हालात के सताए हुए हैं। वो तो चाहते हैं कि कंफर्टेबल एक ऐसा मकान मिले, ये प्रोसेस ऐसा हो कि जो उनको सुविधाजनक हो, और वो अल्टीमेटली जो चीज़ चाहते हैं, एक मकान चाहते हैं, वो उनको सुविधा से मिले। वो चीज़ अब तक कहीं पर अवेलेबल नहीं थी। अब अगर एक ऐसा सल्यूशन आता है जिसमें ये सारा जो रिफ्रैफ है, ये जो सारी असुविधाएं हैं, उनको आप एलिमिनेट करके बायर को गाइड कर रहे हो, बायर को सुविधा के साथ लाकर दिखा रहे हो आप क्या ख़रीदना चाहते हो, आपके सामने चॉइसेस क्या हैं। मेरे लिए इट वाज अ म्यूज़िक टू माय ईयर जब मुझे पता लगा, जो अभिनंदन जी समझा रहे थे, कि अगर एक ही मकान के लिए एक से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हों तो वो सब इकट्ठे आपको दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन शख्स देखना चाह रहा है। और ये तो मुझे आज शायद 38 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, ये तो एक तरह का चलन है कि आप मकान ख़रीदने जाओ तो सामने वाली पार्टी, चाहे वो ब्रोकर हो या बिल्डर हो, आपसे यही कहना चाहेंगे भाई मेरे पास 25 बायर हैं, अभी ले लो। तो वो अब एक ही फ्लैट बचा है, अब 2 ही बचे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो लोगों को एक तरह से एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि ये तो होना है। लेकिन जितनी ट्रांसपेरेंसी का जिक्र कर रहे हैं अभिनंदन जी, कि आप आ रहे हो, आपको उस मकान जिसमें आप इंटरेस्टेड हो आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक या 2 है, शायद कोई नहीं है। आप जानते हो कि आपके पास कितना समय है फैसला लेने के लिए और अपने पेमेंट्स वगैरह करने के लिए। तो ये जो फ़र्क है इन दोनों प्लेटफॉर्म पर, वो स्टार्क है। और अगर मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स पर जाऊं तो ये, जैसा मैंने पहली चीज़ तो ये है कि इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, वो केवल डिस्कवरी या नई चीज़, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, सिर्फ वही दिखाते हैं और वहाँ जाके उनका रोल रुक जाता है। और उसके बावजूद भी उस पर भी कई सारे ब्रोकर्स हैं। लिस्टिंग्स जो होती है, ज़रूरी नहीं कि डेवलपर्स की ही हो, कई ब्रोकर्स उन डेवलपर्स के मकानों की एज ए चैनल पार्टनर भी लिस्टिंग करते हैं। तो इतना बड़ा कन्फ्यूजन है कि सेम मकान के लिए हो सकता है कोई डेवलपर का भी सेल्समैन मुझे अप्रोच करे, कोई ब्रोकर भी अप्रोच करे। तो जैसा मैंने कहा, कन्फ्यूजन गैलोर, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत तलब रास्ता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो अब तक हम जानते हैं। तो अगर उन सारी चीज़ों को, उन सारे मसाइल को हल करके एक साधा सरल तरीक़ा दिखाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ख़रीदार इससे दूर रहेंगे, या बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजिकली सबसे ज़्यादा सेवी है हमारे मुल्क के लोग। और ये भी समझें कि अब चूंकि हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी का जिक्र कर रहे हैं कि जो 25 से 50 लाख के दरमियान के जो मकान ख़रीद रहे हैं, ये कौन लोग हैं। ये जैसा उम्र का भी का जिक्र निकला, 25 से 35 साल के दरमियान, ये वो लोग हैं जो अपने दफ्तर में शायद पहली या दूसरी जॉब कर रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो शायद गिग इकॉनमी से ताल्लुक़ रखते होंगे, जो शायद ऊबर चला रहे होंगे। ये देखो, 25 से 30 लाख का मकान आज मुंबई में मिलना कितना कठिन है, सबसे पहले आप वो समझे। तो ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं या किराए पे रह रहे हैं, या अपने रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं, वालिदैन के घर रह रहे हैं। उनके लिए तो सबसे पहले ये एक सुनहरी मौका सामने दिखाई दिया। और अगर वेस्टर्न सबर्ब्स वाले लोग हैं, जैसा हमने कहा, एक मुझे याद आ रहा है कि मेरा ताल्लुक़ बांद्रा से था, लेकिन जब मैं पहला मकान ख़रीदने के लिए तैयार हुआ तो मैंने मीरा रोड तक के दौड़ लगाई थी। तो आप ये समझें कि लोग सिर्फ जहां रहते हैं केवल वही मकान खरीदना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बस थोड़ी बहुत एक आज भी जो बरकरार है कि वेस्टर्न सबर्ब्स वाले सेंट्रल सबर्ब की तरफ नहीं जाते, सेंट्रल वाले वेस्टर्न की तरफ नहीं जाते, नवी मुंबई की तरफ नहीं जाते। लेकिन वेस्टर्न सबर्ब अपने आप में एक तरह से एक शहर है, एक तरह से अपने आप में एक मुकम्मल इलाका है जहां पर बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। और जैसा एक और चीज़ देखी गई है पिछले 20-25 साल में कि सेंट्रल और नवी मुंबई, सेंट्रल सबर्ब्स और नवी मुंबई की बनिस्बत वेस्टर्न सबर्ब में मकानों की तादाद हमेशा से कम रही है, ऑप्शंस कम रहे हैं। तो अगर इस लोकेशन पर इतना बेहतरीन एक ऑप्शन मिल रहा है तो उसकी कामयाबी तो नक्की है, क्या डेफिनेट है। राइट, बढ़िया है। अभिनंदन साहब, एक और सवाल अगेन बायर पर्सपेक्टिव से, वो ये कि ऑनलाइन शॉपिंग में करता हूँ, लेकिन उसमें मेरे पास एक बहुत बड़ी सुविधा होती है कि अगर कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आई तो पहले से लिखा रहता है कि 10 दिन में या तो आप एक्सचेंज कर लेंगे या रिटर्न कर देंगे, कोई ज़रूरी, मतलब जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये सुविधा, और इसीलिए एक बायर का विश्वास रहता है कोई बात नहीं, गलत खरीद भी लिया वापस हो जाएगा, मेरा पैसा सुरक्षित है। मकान में आप ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं?
विपिन जी, ऐसा है कि पहली इसमें मैं आपके सवाल का जवाब 2 भागों में दूंगा। पहली बात तो हम इसको इंश्योर कर रहे हैं, हम हमारे डॉक्यूमेंट में बाय बैक गारंटी दे रहे हैं ओके कि आपने आपके घर का पोजीशन लेने के 12 महीने बाद में किसी भी कारणवश आपने ऐसा कहा कि मुझे मेरा घर कंटिन्यू नहीं करना है, ओके आपको हमारी क्वालिटी पसंद नहीं आई, आपको सोसाइटी पसंद नहीं आई, आपके साथ कोई दूसरी आपको परेशानी हो गई, तो हम नो क्वेश्चन आस्क्ड आपके घर को कॉस्ट पे बाय बैक कर लेंगे। ओके, जितने में मैंने खरीदा है उतने पे आप वापस ले लेंगे। ये आपके सवाल और का वो भी 12 महीने के अंदर। बात जी, ये आपके सवाल का एक जवाब है। जी। बस सच्चाई उसमें ये है, जो दूसरा भाग इसमें ऐसा है कि इस पूरी जर्नी में हम चाहते हैं कि हम हमारे कस्टमर के सलाहकार और साथी दोनों बने। ओके तो हमारा मानना ऐसा है कि हमने प्राइस वही खोली है और एमिनिटीज़ वो दी हैं कि हमारा इनहेरेंट मानना ये है कि इस प्राइस पे कभी भी कोई इस फ्लैट को छोड़ेगा नहीं। ओके इसीलिए बायबैक गारंटी है, लेकिन हमारा मानना है कभी भी कोई इसको यूज़ करेगा नहीं। और उसको इस बात से बहुत सारा कंफर्ट आ रहा है कि यदि कोई बिल्डर खड़ा होकर बोल रहा है कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड, हम आपका पैसा वापस कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्लैट वापस देना चाहता है। इसका ये मतलब है कि ठीक है, जो बिल्डर कह रहा है उसको अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है, उसको अपने लोकेशन पे पूरा भरोसा है, और इसीलिए मैं भरोसा करके उसके साथ पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। ओके, थोड़ा सा और समझना चाहूंगा तो एक तो क्या कॉन्फ़िगरेशन, आई थिंक 1-2 BHK, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम स्मॉल, 2 बेडरूम लार्ज। ओके, और क्या प्राइस पॉइंट्स हैं? आप समझिए छोटा वाला फ्लैट 40 लाख से लेके 70 लाख के बीच के प्राइस पॉइंट्स हैं। हाँ ठीक है, तो ये इसमें अलग अलग 3 कॉन्फ़िगरेशन है और हैं, और आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप एक तो अच्छी चीज़ दे रहे हैं। अच्छा, मैंने जो मैं ब्रोशर्स वगैरह देख रहा था उसमें आपने ये भी क्लेम किया कि इस पैसे में, इस सुविधा में आप एक अफोर्डेबल लग्जरी बना रहे हैं। कुछ और भी लोगों ने इस देश में एक्सपेरिमेंट किया तो उनके भी सफल रहे, हरियाणा की तरफ और उस तरफ, जहां पर उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने अफोर्डेबल तो बनाया लेकिन क्वालिटी बनाया, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी रखी, उसमें कई सारी सुविधाएं दी। जो मैं आपके ब्रोशर वगैरह देख रहा हूं उसमें आप काफ़ी सारी एमिनिटीज़ दे रहे हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हो रही। तो वो कैसे एक तो पॉसिबल हो पा रहा है उस प्राइस पॉइंट पर? आपने कहा 30% बचा लिया हमने ड्यू टू एफिशिएंसी, क्या उस वजह से, या अभी आप जस्ट एक प्रमोशन के तौर पे आप उसे अभी तो दे रहे हैं पर आगे फिर अगले प्रोजेक्ट्स में शायद ऐसा पॉसिबल ना हो? नहीं, ऐसा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई अच्छा ब्रांड नहीं बन सकता। तो हमारा मानना यही था कि एक शायद लोगों के मन में ऐसा आ गया था कि अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब कुछ भी बना के दे दो। ये हर इंसान को बहुत अच्छा घर में रहने की आदत है, इच्छा है, और इसीलिए बहुत सारे लोग मुंबई में 10-10 साल तक भाड़े पे रहते हैं लेकिन घर नहीं खरीदते कि जो घर उनको उनके बजट में मिल रहा है और जो भाड़े में रहते हैं उनको उसके बीच का जो क्लेश है वो ठीक नहीं लगता। तो हमारा मानना था कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाइए। ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि चाहे बांद्रा में भी आके खड़ा हो जाए तो भी ख़राब नहीं लगे। उसके कॉमन एरियाज़, उसकी एमिनिटीज़, उसकी फैसिलिटीज़, उसके पार्टनर्स ऐसे होने चाहिए जो मुंबई के किसी भी भाग में सुहाएं। और ये उसका बहुत बड़ा एनेबल्ड में इस बात से ही आया कि हमने जो 25% कॉस्ट हमारे हिसाब से कम कर दिए, वो हमने उसमें से 95% ले जाके वापस प्रोडक्ट में डाल दिए। ओके, तो अब यदि हम इसको साधारण तरीके से बनाते तो ये 40 लाख का घर 56 लाख में बनता, और वही 56 लाख का घर लेने के लिए फिर कस्टमर कम हो जाते, फिर हम एक साथ में 2 बिल्डिंग बनाते, 20 बिल्डिंग नहीं बना पाते, और प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा नहीं होता, 9 साल में पूरा होता, और वापस फिर आके हम बोलते यार अफोर्डेबल हाउसिंग में हमारे पैसे नहीं बन रहे हैं। तो ये सोच के कि जो खरीदार है वो इस चीज़ का समर्थन करेगा। तो 40 लाख रुपए में जो आप फ्लैट दे रहे हैं और जिस क्वालिटी का और जिन सुविधाओं के साथ दे रहे हैं उसमें आपको पैसे बन रहे हैं? बिल्कुल। हमारा कोई भी काम कहीं थोड़ा कम बन सकता है, कहीं ज़्यादा बन सकता है, लेकिन हम एक रियल एस्टेट फर्म है, हमको नफ़ा कमा के हमारे इन्वेस्टर्स को देना है, तो बिल्कुल पैसे बन रहे हैं। राइट। तो गुलाम साहब जो कह रहे हैं अब ये तो कमाल की बात है कि नो क्वेश्चन आस्क्ड, 12 महीने में अगर आपको घर पसंद नहीं आया, वो उनका कॉन्फिडेंस है कि उसे पसंद आएगा, लेकिन क्या ये चीज़ बैकफायर भी कर सकती है क्योंकि कोई आया और उसने कहा मुझे तो नहीं पसंद है और ये लाइए मेरे पैसे वापस? देखिए, इसमें बिल्कुल मुमकिन तो है। और एक और बात जो इस समय मैं सामने रखना चाहूँगा वो ये कि हम जो इस तरह के क्लेम्स हर रियल एस्टेट डेवलपर, ख़ास तौर से लिस्टेड डेवलपर्स के आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते चलें, उसमें हर क्वार्टर में दिखाया जाता है कि हमने एक्स अमाउंट ऑफ मकान बेच दिए, अगले बार में उसमें कई सारे कैंसिलेशन दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ तो कॉमन है, ये कोई नई बात नहीं है। तो उससे एक और क़दम आगे बढ़ा के एक तरह से गारंटी दे देना कि हम आपको कंफर्ट दे रहे हैं कि नो क्वेश्चन आस्क्ड, बाय बैक हम ख़रीद लेंगे, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जेस्चर है
जो किसी भी डेवलपर की तरफ से बायर को कंफर्ट डेफिनेटली देगा। अब क्या ये डेवलपर के लिए बैकफायर करेगा, ये सवाल का जवाब तुरंत देना कठिन है। अब एक बात यहाँ पर मैं सामने लाना चाहूँगा, वो ये है साइक्लिसिटी। रियल एस्टेट में साइकिल्स होते हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, और जहाँ तक हमें दिख रहा है इस समय मार्केट अपने पूरी तीव्रता के साथ ऊंचाई पर पहुँच चुकी है। अब इसके आगे क्लिफ है या ग्रेजुअल स्लोप है, धीमे धीमे गिरेगी या रफ्तार से गिरेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के दरमियान एक और चीज़ जो है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग चूंकि इस पर किसी तरह का उभार आया ही नहीं है, तो ये अपने आप में एक अलग ही साइकिल बनाए चल रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग की इंडस्ट्री जो है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आगे चल के चाहे लग्जरी रियल एस्टेट में या अपर एंड ऑफ रियल एस्टेट में क्लिफ दिखाई भी दे, अफोर्डेबल हाउसिंग में शायद उसे और समय लगेगा, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में अभी तक पीक आया नहीं है। और वो चीज़ जब हम पीक का जिक्र करते हैं तो इसमें दोनों पहलू बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहमियत रखते हैं। नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स सोल्ड एज वेल एज वैल्यू इंक्रीज, दोनों चीज़ें हैं। कुछ ऐसा भी वक्त हो सकता है जब भाव आपके बहुत बढ़ जाएं लेकिन अपार्टमेंट नहीं बिक रहे हों, लेकिन हम जो पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। अपार्टमेंट की सेल भी बढ़ रही है और अपार्टमेंट के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में वो नहीं है, अपार्टमेंट की सेल एक्चुअली घटती दिख रही है। पिछले इसी दौरान जब लग्जरी अपार्टमेंट ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, अफोर्डेबल हाउसिंग में वही चीज़ गिरती भी दिखाई दी है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए तो मैं ये समझता हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग अपने आप में एक अलहदा प्रॉपर्टी साइकिल चलाएगा, और उसके चलते मुझे नहीं लगता कि अगले 3-4 साल तक इस किस्म का कोई तलवार अफोर्डेबल हाउसिंग के बायर के सर पर या डेवलपर के सर पर टंगी हो कि अगर 3-4 साल में प्रॉपर्टी साइकिल क्रैश होता है तो क्या किया जाए। पर ये एक रिस्क है जो आई एम श्योर कोई भी डेवलपर ले रहा है, अभिनंदन जी भी ले रहे हैं, वो भी समझते हैं कि साइक्लिसिटी है, लेकिन वो रिस्क ले रहे हैं। अपनी तरफ से उन्होंने हर वो चीज़ कर दी जो उस रिस्क को मिटिगेट करती है। खरीदारों को कंफर्ट दे दिया, वैल्यू इंजीनियरिंग कर ली, बेहतरीन ब्रांडिंग बना दी, ये भी है कि आपसे बायबैक भी प्रॉमिस कर दिया। तो इनकी तरफ से तो जो कुछ हो सकता था ये कर चुके हैं। अब वक्त बताएगा कि प्रॉपर्टी साइकिल किस तरह से इस प्रोजेक्ट को ट्रीट करता है। राइट। तो अभिनंदन जी, आपने कहा कि अलॉटमेंट हो गए कुछ, एक तो आपने 2 साइकिल पूरे कर दिए, शायद एक बाकी है। वो मैं समझना चाहूंगा कि वो अलॉटमेंट में आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा। क्या अलॉटमेंट के वक्त ही आपने कहा कि 400-500 लोग तो जब शुरू में आए थे तभी मना कर गए थे, अलॉटमेंट में भी ऐसा कुछ हुआ, या फिर जो सरप्लस थे वो बच गए तो अब उनका क्या होगा, उसमें आगे का क्या सिस्टम है, वो मुझे थोड़ा बताइए। 2 बातें थी विपिन जी इसमें कि हमने अलॉटमेंट 3 दिनों में किया था। पहले दिन की एक लिस्ट, दूसरे दिन की एक लिस्ट, और आखिरी लिस्ट हम संडे को करेंगे। और उसमें जितने लोग आए, करीबन आप समझिए कि 25% लोगों को अलॉटमेंट मिल गया। 15 से 18% लोगों ने बोला कि हमको ये प्रोसेस नहीं जम रहा है। अच्छा, अलॉटमेंट के टाइम भी ऐसे लोग बिल्कुल 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 क्योंकि जब अलॉटमेंट का प्रोसेस चालू हुआ तो शायद किसी के मन में होगा यार अब कुछ दिखा देंगे, अब मिल लेंगे, अब ऑफिस में बुला के बात करेंगे। तो हमने कहा कि नहीं भाई, जो है ऑनलाइन ही है। और करीबन 45 से 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा आप हमको वेट लिस्ट में रखिए। अच्छा। जो अपार्टमेंट खत्म हो चुके हैं। 1458 अपार्टमेंट थे, 1350 अपार्टमेंट का 1400 अपार्टमेंट का एलोकेशन पूरा हो चुका है। तो अब जो अपार्टमेंट जिन लोगों को कोई स्पेसिफिक चाहिए था कि मुझे 3 माले पे ही चाहिए, 9 माले पे ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, करीबन 45% लोगों ने ऐसा कहा है कि आप जब अगला फेज़ आपका खोलेंगे तब आप हमारा पैसा आपके पास रखिएगा, आप अगला फेज़ जब खोलेंगे उसमें हमको प्रायोरिटी एलोकेशन दीजिएगा। ओके। और टोटल कितने फेज हैं आपके इस 2 फेज़ है। 2 फेज़ तो अभी आपने एक फेज़ 1450 अपार्टमेंट का खोला है, और अब इसके बाद में एक और फेज खुलेगा 1450 अपार्टमेंट का, 2900 अपार्टमेंट, और तीसरा फेज 3 फेज है, और फिर 1300 अपार्टमेंट। ये अगला फेज आपका कब खुलेगा? जनवरी और अप्रैल के बीच में। अप्रूवल जब आते हैं उस पर डिपेंड करता है। अभी जितने अप्रूवल थे हमने उतना फेज खोल दिया। अभी अगले अप्रूवल जनवरी और अप्रैल के बीच में जब आएंगे तब उसकी सेल शुरू करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है मेरे मन में अभिनंदन जी, और वो ये कि यहाँ तो आपने एफिशिएंसीज निकाल ली, किस चीज़ में? प्रोसेस में और दूसरी चीज़ों में जो आपके हाथ में थी। आपने शो फ्लैट नहीं बनाया और खर्चे काट लिए, लेकिन जो ज़मीन है वो तो, और ऊपर से मुंबई में, और उस पर अफोर्डेबल हाउसिंग, वो कैसे मैनेज हो रहा है? तो विपिन जी, हमने जो हमारा ग्रोथ हाउसिंग का प्लेटफॉर्म है उसमें एक तय किया है कि हम कभी भी ज़मीन इसमें खरीदेंगे नहीं। अच्छा, तो ये जेवी है? ये जॉइंट वेंचर है मित्तल डेवलपर्स के साथ में। ज़मीन उनकी है, डेवलपमेंट और बाकी सब हमारा है। ज़मीन खरीदते ही उसका कैपिटल कॉस्ट, उसका इंटरेस्ट या उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और वापस इवेंचुअली ये सब कुछ बायर के खाते में लोड हो जाता है। तो हमारा जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेटफॉर्म है ग्रो विद HOABL, ग्रो विद HOABL कभी भी ज़मीन खरीद कर काम नहीं करेगा, वो जेवीज में ही काम करेगा। ओके।
तो आप अपने जेवी पार्टनर को फिर कैसे, क्योंकि उसके लिए तो ये है कि मैं, हर कोई चाहेगा कि मेरे इस पे तो बढ़िया वाली ऐसी हाउसिंग बने, वैसी हाउसिंग बने, मुनाफा ही मुनाफा, आपने उनको कैसे कन्विंस किया? नहीं, ऐसा है कि जो मुंबई रियल एस्टेट से जो ये बिल्डर मित्तल परिवार बहुत ही नामचीन जाना माना डेवलपर परिवार है, तो इनको काफ़ी अच्छी समझ थी कि नायगांव में क्या हो सकता है। ओके। और यहाँ वो ये भी समझ, उन्होंने खुद ने भी वहाँ पे काफ़ी बड़ी टाउनशिप डेवलप की हुई है, तो वो भी ऐसे किसी पार्टनर को ढूंढ रहे थे जो कुछ नया सोचे और शायद 8 साल का साइकिल 5 साल में पूरा कर सके, 4 साल में पूरा कर सके। और उसके लिए उन्होंने, ये मैंने भारत में देखा है कि आपकी जब सोच अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका कोई साथी मिल जाता है। तो हमको यहाँ पे वो साथी मिल गया, शायद कहीं और कोई और मिलेगा। ओके, उस पर भी बात करेंगे। गुलाम साहब, क्या ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा? आपने एक पुराने हमारे एपिसोड का जिक्र किया, उस दिन भी अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो रही थी, या किसी भी मंच पे जब होती है तो सरकार पे डाल दिया जाता है कि वो सस्ती ज़मीन दे, क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी है, तो उसके बिना तो अफोर्डेबिलिटी आएगी नहीं, आप बाकी की कॉस्ट कितनी ही बचा लेंगे। तो क्या अभिनंदन जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि आप उसमें भी कुछ अंडरस्टैंडिंग बना के, चीज़ों को कन्विंस करके, अपने पार्टनर को कन्विंस करके, आपके पास कोई लैंड हो जैसे भी, क्योंकि ज़मीन और उसकी कीमत सबसे बड़ा मुद्दा है। दुरुस्त फरमाया आपने कि ज़मीन की जो वैल्यू है वो किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का मेक और ब्रेक का कारण हो सकती है। और जहाँ तक अफोर्डेबल हाउसिंग का सवाल है, चूँकि इस बात पर हम सभी सहमत हैं कि इसमें मार्जिन्स बहुत ही कॉशियसली मैनेज करने पड़ते हैं, एफिशिएंसीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। इस चीज़ का जिक्र मैं यूँ करना चाहूँगा कि हमने, एक वक्त था जब हम देख रहे थे अफोर्डेबल लग्जरी हाउसिंग इतना तेज़ी पर था कि लग्जरी हाउसिंग जो 15-20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आजकल जो हाई राइजेस बनते हैं, उनकी जो कॉन्टेंजेंसी कॉस्ट होती है ना, टिपिकली हम 10% कॉस्ट साइड में रखते हैं कि कॉन्टेंजेंसी, अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो ये 10% हमारा वक्त पर काम आ जाएगा। वो कॉन्टेंजेंसी कॉस्ट जितनी होती है उस कॉस्ट में तो अफोर्डेबल हाउसिंग के मकान बनते हैं। और ये चीज़ ऐसी है कि और ये चीज़ अगेन डेवलपर्स को भी बहुत ही तकलीफ़ के बाद पता लगी कि वो इंजीनियर, वो टेक्नीशियन, वो आर्किटेक्ट जो सुपर लग्जरी अपार्टमेंट बना रहा है, आप उससे तवक्को रखोगे, उम्मीद रखोगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग भी वही शख्स बनाएगा, तो वहाँ पर आपकी एक और मिस्टेक है। एज एन इंजीनियर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं साइट पर कहीं काम कर रहा हूँ जहाँ पर 15,000 रुपये स्क्वायर फीट मेरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो मैं बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ कि अगर मेरा कॉलम टेढ़ा भी हो गया तो मैं तोड़ के दोबारा बना दूंगा, हनी कोम्बिंग आ गई तो मैं उसको या तो तोड़ के दोबारा बना दूंगा। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में आपके पास ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट टाइम राइट का जो मेथड है वही चलना है। तो ये सब तो एफिशिएंसीज हैं जो आप ला सकते हो, जैसे अभिनंदन जी बताया, चाहे सेल्स हो, मार्केटिंग हो, इंजीनियरिंग हो, डिज़ाइन हो, वो सब आप एफिशिएंसी ला सकते हो। लेकिन लैंड कॉस्ट अपने आप में एक बहुत तकलीफ दे मसला है। और आप ही के किसी प्लेटफॉर्म पर हम किसी और डेवलपर के साथ इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लैंड वैल्यूएशन को ऊपर करने का सारा, चाहे आप ब्लेम कहें या क्रेडिट करें, वो डेवलपर के सर जाता है। क्योंकि ये डेवलपर है, वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर सुपर लग्जरी बनाऊंगा, मैं यहाँ पर मॉल बनाऊंगा, मैं यहाँ पे होटल बनाऊंगा, फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें। और जैसे ही आप वो एक समा बांधने लगते हो तो उस लैंड की वैल्यूएशन ऊपर चली शुरू हो जाती है। इसका एक और बहुत ही बड़े, किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा दिग्गज नाम था जिनके शायद आज कुछ 80-90 प्लॉट्स ऑल ओवर कंट्री हैं, जिनका शायद एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन मुंबई के करीब बना हुआ है। इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि उन्होंने अपने हर प्लॉट पर इतने ज़्यादा ख्वाब दिखा दिए, इतने ज़्यादा, एक मकान बनाया, उसको एक मार्केट वैल्यू से 10 गुना ज़्यादा पे बेच दिया या किसी को ऐसी डोनेट कर दिया, और वो सब के चलते वहाँ के सर्कल रेट 3 गुना 4 गुना बढ़ गए। तो ये चीज़ का श्रेय सीधा साधा डेवलपर के सर जाता है। लैंड वैल्यूएशन अगर ऊपर हो रही है तो चाहे आप क्रेडिट दें या ब्लेम दें, डेवलपर के सर पर हो। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, फ्री इकोनॉमी है। आप लैंड के साथ क्या करते हो वो डेवलपर डिसाइड करता है। अब इसी तौर पर तो जो लैंड बेचना चाहता है उसकी उम्मीदें क्यों ऊपर गई? क्योंकि कोई ना कोई डेवलपर सामने आता कहता है कि अरे आप ये 100 करोड़ एकड़ में क्यों बेच रहे हो, आपको तो इसे 150 में बेचना चाहिए, मैं यहाँ पर इतने 70 मंजिला इमारत बना दूंगा। लेकिन जब कोई सेन ऑप्शंस या सेन वॉइस आती है, जैसे अभिनंदन लोधा जी जिक्र कर रहे हैं कि पहली चीज़ तो जो सेलर हैं या जो जिनकी लैंड है वो भी जानते हैं कि हमारी ऑप्शंस क्या हैं, हमारा स्वॉट एनालिसिस क्या कहता है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, वो समझ के क्या प्रोडक्ट बननी चाहिए। जेन्युइनली जो चीज़ मार्केट में चलेगी, जो चीज़ मार्केट में मुनाफा देगी, उस पर ध्यान रखते हुए सही प्रोडक्ट को बनाना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर्स, आज मैं पिछले 30 साल में
हर अप साइकिल या डाउन साइकिल में जब साइकिल मुकम्मल होता है, कम से कम 20 से 25% डेवलपर्स छूट जाते हैं, या तो फेल हो जाते हैं या बैंकरप्ट हो जाते हैं, फिर 20-25% डेवलपर नए आते हैं। तो अगर आप देखो किसी भी समय कम से कम 1/4 डेवलपर फेल होते हुए दिखाई देंगे आपको। और उसके फेलियर का कारण सबसे बड़ा यही है कि उन्हें, हर किसी को ये लगता है कि मैं जो बनाऊंगा वो ताजमहल होगा, मैं जो बनाऊंगा इसे सारी दुनिया देखने आएगी, मैं जो बनाऊंगा यहाँ पर खरीदारों की लाइन लग जाएगी, जिस दिन मैं लॉन्च करूंगा लोग एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे और मेरा मकान खरीदेंगे, और वो होता नहीं है। और यही चीज़ है जो डेवलपर को उकसाती है कि 100 रुपए की चीज़ को 150 रुपए में ख़रीद ले, लैंड के मैं जिक्र कर रहा हूँ लैंड का, और वहाँ पर फिर सारी अटकलें ख़राब हो जाती हैं। फिर जो प्रोडक्ट भी बनता है वो कई जगह फेल हो जाता है, फाइनेंशियल सिस्टम, ओवरऑल इकोनॉमी को धक्का लगता है। यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि जो भी लैंड आपके पास है उसको बहुत ही होशियारी से और एनवायरनमेंट को समझते हुए ये आंका जाए कि यहाँ पर क्या चीज़ बन सकती है, और वहाँ पर ही सीमित रहें। हर मकान ताजमहल नहीं हो सकता, ये चीज हर किसी को समझना बहुत आवश्यक है। ये ग्रोथ हाउसिंग में आगे और क्या करने जा रहे हैं, मुंबई में या इस शहर के बाहर, कैसे क्या प्लान? हमने कुछ जगहों को आइडेंटिफाई किया है, लेकिन आज की डेट में कोई दूसरी हमारी लैंड की डील साइन नहीं हुई है। करीबन 7 लोकेशन मुंबई शहर में ऐसे हैं जहां हमने आइडेंटिफिकेशन किया है, जहां कहीं कहीं हम लैंड ओनर से बातचीत चालू कर चुके हैं, कहीं करने वाले हैं। लेकिन आज की डेट में तो हमारी एक ये जगह चालू हो गई है। अब हमारा मानना है शायद अगले 12 से 18 महीने में करीबन 2 से 3 जगह और हम ग्रोथ हाउसिंग को शुरू कर पाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। लेकिन आज हमारे पास में साइन डील कोई नहीं है इसके अलावा। तो इसमें आप भी मानेंगे कि वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब आपने बाकी चीजों पे तो अपनी पकड़ बना ली, लेकिन वो लैंड जो एक वेरिएबल फैक्टर है वो यही है कि भाई आपको जमीन जीएवी में मिलना, स्टेशन के पास में मिलना और सही पार्टनर के साथ मिलना, ये आप कितना कर पाओगे। राइट। अच्छा अभिनंदन जी, बताइए जो पूरी प्रोसेस है, आपने भी कहीं मैंने सुना था, आपने कहा कि हमारे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है, हम करके देख रहे हैं, लेट्स कि कैसा काम करता है। क्या इसमें से आपको अभी तक लेसन्स मिले हैं? कहाँ आपको लगा कि ये तो बढ़िया काम कर गया, लेकिन स्टिल यहाँ पर अभी और काम करने की जरूरत है? विपिन जी, 2-3 चीज़ें। एक तो जो बैंकिंग पार्टनर्स के साथ में इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कैटेगरी में होम लोन सैंक्शन का क्लोजर के बिना सेल पूरी नहीं होती है। कस्टमर 10-15% अपनी जेब से भर भी देता है, तो बाकी 85% उसको बैंक से ही लाना है। और उसमें यदि आगे पीछे कुछ होता है तो उसकी वजह से उसके मन में तकलीफ होती है, भय आता है। तो बैंकिंग पार्टनर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाके एपीआई का इंटीग्रेशन करना, इस चीज़ में अभी तक हम पूर्ण नहीं पढ़ पाए हैं। ये हमारा आज लैक्विन आया जो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि शायद अब इससे हमारे जो फीडबैक हमको समझ में आया है कि और भी 4-5 चीज़ें जो हमारे प्लेटफॉर्म पे डालनी ज़रूरी थी, हमने शुरुआत में जो नहीं डाली अब हमने डाल दिया है। और लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये चीज़ लोगों ने सराही है, वो ये है कि भारतीय रिटेल कंज्यूमर ने फिर एक बार नई सोच को पूरा साथ दिया और उसको सक्षम बनाने में पूरा योगदान दिया। और हमारा मानना है कि ये बार बार इंडियन रियल एस्टेट कंज्यूमर हर समय अच्छी सोच, नई सोच और पारदर्शिता को हमेशा समर्थन देता है। ये बात तो है, और आपने उस युवा पीढ़ी को टारगेट भी किया। गुलाम साहब, तो एक मिसाल इन्होंने कायम की है, रखा। क्या आपको लगता है ये मॉडल अब और प्रिवलेंट होगा, और भी लोग कोशिश करेंगे कि दवे अभिनंदन जी ने ये सब कुछ किया, वो भी ऐसा ही सिस्टम लेके आए? अब मैं थोड़ा सा आंकड़ों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जी। सबसे पहले तो जो हम और कई प्लेटफॉर्म पर इसका जिक्र करते रहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग, और ये स्पेशली हम चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र हर जगह ले आते हैं, इस सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखता है। जो अर्बन पी में अर्बन है उसमें तकरीबन 3 करोड़ मकानों की अगले 5 साल में आवश्यकता है, और ये वही कैटेगरी है जिस पर अभिनंदन जी इस समय फोकस कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। और उस कैटेगरी का डिमांड इतना ज़्यादा है कि इसकी कोई पनाह, कोई लिमिट नहीं है। एक और चीज़ का जिक्र, वंस अगेन कुछ आंकड़े कि टॉप के जो 8 शहर हैं, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई वगैरह जो टॉप शहर हैं, पूना, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, इन शहरों में 50 लाख से नीचे के मकान, आपको ये सुन के हैरत होगी कि मैक्सिमम नंबर जो है वो मुंबई में, एमएमआर में है। हाँ, राइट।
कि तकरीबन जो जितना 50 लाख से नीचे की कैटेगरी का इन 8 शहरों में जितनी सेल हो रही है उसका तकरीबन 40 से 45% MMR में है। आई थिंक आप ही की किसी रिपोर्ट में हमने बिल्कुल। पढ़ा है। तो ये जो अवेलेबिलिटी ऑप्शन है अभिनंदन जी के लिए, सारे शहरों में ये ऑप्शन खुला हुआ है जहां पर लोग इस चीज़ को तकरीबन पूरी तरह से निगलेक्ट कर रहे हैं और बायर हर जगह है। अगर आप ये समझें कि जो 8 से 10 लाख की सैलरी पाने वाला शख्स है जिसका 50 लाख का मकान ख़रीदने का सपना है, वो 8 से 10 लाख की सैलरी पाने वाला शख्स बेंगलोर में कहाँ जा रहा है, हैदराबाद में कहाँ मकान पा रहा है, दिल्ली में उसे कहाँ घर मिल रहा है। तो ये सारे मकाम हैं जहाँ पर अभिनंदन जी लोधा जैसे लोगों की आवश्यकता है। पिछले शो पर हमने इस बात पर भी गौर किया था कि ऐसे वो डेवलपर कहाँ हैं जो इस कैटेगरी को केटर कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट तो हर जगह भर भर के है। तो ये जो जिस राह पर अभिनंदन जी ने पहला कदम रखा है, इस राह को आगे चल के एक शाहराह बनना है, एक सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनना है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई लिमिट एटलीस्ट लोधा जी के लिए होगी। अभिनंदन जी के लिए तो आगे चल के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे। तो सर क्या ये ग्रोथ हाउसिंग अब मुंबई के बाहर भी निकलेगी? गुलाम जी ने जो कहा है वो बात एकदम सही है। अभी तक उसके बारे में हमने इतना आकलन नहीं किया है, लेकिन गुलाम जी की से समझकर उसके ऊपर हम कार्य करेंगे। आज तो इसका एग्जीक्यूशन फुल स्पीड में अब चालू हो चुका है। बम्बई में और 2-3 शुरू करेंगे, उसके बाद बम्बई के बाहर बढ़ने के बारे में सोचेंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, जाति तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ थोड़ा हटके रहेगा कि अभी जो इस समय रियल एस्टेट चल रहा है, हर किसी को लग्जरी, जो जिक्र भी कर रहे थे, और क्यों नहीं, क्योंकि उसमें एक बिजनेस सेंस बन रहा है। जो चीज़ बिक रही है तो वो बनाना भी लाजमी है। ऐसे में ये डिसीजन कि मैं अफोर्डेबल हाउसिंग करूंगा, क्या सोच थी इसके पीछे? विपिन, इसके पीछे 2 सोच थी। एक तो मार्केट की साइज़ और डिमांड हमारे हिसाब से, जो गुलाम जी भी कह रहे थे, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आज बहुत अच्छी है। आज के समय में अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है, और यहाँ पर जो हम करना चाहते थे वो करने का स्कोप बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं हम लग्जरी नहीं कर रहे, हम लग्जरी में भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना ये था कि जो बड़ा काम है, जो रेप्लिकेट हो सकता है, जो हर साल और बढ़ाया जा सकता है और जो बाकी जगह लेके जाया जा सकता है, जैसे हमने ज़मीन का कार्य ये शुरू किया था, वैसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग को भी उतना ही बड़ा या उससे बड़ा प्लेटफॉर्म मानते हैं। और जो अगले 5, 10, 15, 20 साल तक साइकिल कुछ भी आए, भारतवर्ष में इस किस्म की हाउसिंग की डिमांड हमेशा रहेगी। तो हम अपने बिजनेस का बेस इसको बनाना चाहते थे। राइट सर, आपकी इजाज़त हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ, ज़रूर ज़रूर। अभिनंदन जी, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का हम जिक्र कर रहे थे, उसमें हमेशा से ये लोग कहते रहे हैं कि 45 लाख की लिमिट बहुत कम है। अभी RBI ने उस लिमिट को अभी 63 लाख तक के जैकअप कर दिया है। तो इसकी कोई सुविधा आपको, क्रेडिट लिंक जो सब्सिडीज़ वगैरह हैं, आपके ख़रीदारों को वो सुविधाएँ मिल पा रही हैं? बिल्कुल। अभी तो गुलाम जी, ऐसे जब लोनिंग का प्रोसेस शुरू होगा तो इसका सिस्टम ये है कि वो सीधा पैसा लोन अकाउंट में से कम हो जाता है। तो जो लोनिंग का प्रोसेस शुरू होगा तो सारी इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि जो जो प्रधानमंत्री योजना में आ सकते हैं उनको वो दिया जाएगा, लेकिन हमने उसको हमारे सेल्स में यूज़ नहीं किया है। उसका कारण ये था कि हम नहीं जानते हैं कि इवेंचुअली इसमें कौन क्वालिफाई करेगा, कौन क्वालिफाई नहीं करेगा, और कोई हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसके रेस्ट्रिक्शंस आएंगे नहीं आएंगे। तो हम ये चाहते थे हमारे बायर्स में डायरेक्टली आएँ। ये एनीवेज सरकार की एक सुविधा है, डायरेक्ट बायर के लिए है, और वो हम पूरी कोशिश करेंगे डायरेक्टली बायर को सुविधा दी जाए, लेकिन वो उसको सोच के यदि कोई कस्टमर आए और हम उसको पूर्ण नहीं कर पाए, ऐसा हम नहीं चाहते थे। तो ये लोन के लेवल पे भी होता है। वैसे भी जब आप लोन के लिए जाते हैं तो वो कैटेगरी, साइज और प्राइस देख के प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होती है। लेकिन ओवरऑल इस डिस्कशन में 2-3 बातें निकली, और वो ये कि एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की लेकिन आज एक अलग तरीके से की, और दूसरी बात है इनोवेशन, जो कि आई थिंक इस समय सबसे ज़्यादा इस जो 2025 में हम बात कर रहे हैं कि कोई इनोवेटिव है, कोई डिस्रप्टर है, तो शायद उसी तरह की एक चीज़ हम होते हुए देख रहे हैं। ये आइडिया पहले भी था, लेकिन हर आइडिया का एक समय होता है। शायद वो समय आ गया है। आगे जैसा आप दोनों ने कहा कि पता लगेगा, खुद आपने कहा कि हमने करके देखा है, लेट्स सी। तो यहाँ तक के तो आपके रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं। आगे गुलाम साहब कह रहे हैं कि ऐसी हर शहर में ज़रूरत है इस मॉडल की, इस तरीके की, और हमारे पास वैसे मॉडर्न खरीदार भी हैं। हम सबसे एडवांस डिजिटल कंट्रीज़ में से एक हैं जहाँ UPI से लेकर तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो आई होप कि शायद इसी से एक नया फ्लिप, जिसकी ज़रूरत थी अफोर्डेबल हाउसिंग को, टेक्नोलॉजी के साथ, इनोवेशन के साथ, वो आता हुआ दिखाई दे। तो जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि चर्चा बहुत अच्छी होने वाली है। अंदर से बताया जा रहा है कि समय समाप्त हो गया है, इसलिए इसे समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन ये बातचीत मन करता है कि हम और करें, इसमें और अंदर जाएं, लेकिन फिर भी आज के लिए इतना ही, यहीं रोकेंगे। आप दोनों महानुभावों का
बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी। एंड आई होप कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिस तरह की बातचीत। तो गुलाम जी ने भी सवाल पूछ लिया, वो भी हमारे को एंकर हो गए, तो ये एपिसोड आपको पसंद आएगा तो ज़रूर आप हमें बताइएगा मैसेज के ज़रिए या फिर डायरेक्ट कमेंट के ज़रिए कि कैसा लगा ये बातचीत, और अफोर्डेबल हाउसिंग पर आपकी क्या राय है, क्योंकि बहुत कुछ एक खरीदार भी जानता है उसे क्या चाहिए, उससे हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। इनफैक्ट हम आगे अभिनंदन जी, गुलाम जी को भी बातें पहुंचाएंगे कि देखिए ये लोगों का फीडबैक है, बातें तो हमने यहाँ बहुत की, लोग ये फीडबैक दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड में हमारे साथ रहने के लिए। ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।